हेलो फ्रेंड्स, आई एम कलेक्ट सोंडर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेज अपन स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 9th चल रहा था, जिसका नाम था एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 9th एसिड बेस बैलेंस, और पेज नंबर कितना है 108 चल रहा है अपना। अब तक अपन ने बेसिक जो है पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था एसिड बेस के बारे में। आज अपन स्टडी करेंगे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अपन आज स्टडी करेंगे। देखिए, जनरली अपने को दो तीन बातें ध्यान में रखनी है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। सबसे पहली बात कि नॉर्मल ह्यूमन जो ब्लड होता है उसकी पीएच होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, देन अपन बात करें यदि CO2 की, तो नॉर्मली CO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पीएच 7.35 टू 7.45, और PCO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, ये 35 टू 45 mm ऑफ Hg रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए अपन बात किसकी कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। तो एसिडोसिस में क्या होगा, H प्लस आयन बढ़ेंगे, H प्लस आयन जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एसिड बढ़ेगा। अब जब भी एसिड बढ़ेगा तो पीएच जो है वो किससे नीचे आ जाएगी, 7.35 से बिलो आ जाएगी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, एक तो पीएच जो है वो लेस देन 7.35 मिलेगी आपको। ठीक है, और दूसरा CO2 बताया था मैंने आपको कि एसिडोसिस की कंडीशन में CO2 क्या होता है, एसिड होता है, CO2 बढ़ जाएगा। तो PCO2 जो है वो इसकी अपर रेंज, ठीक है, अपर रेंज यानी कि 45 से एक्सीड हो जाएगा, 45 mm ऑफ Hg से बढ़ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी ये कंडीशन जो है वो आपकी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द बफर बेस इज लोअर देन नॉर्मल, यानी कि बेस जो है वो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल रेंज से कम हो जाएगा, विथ ए रिलेटिव इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया। इस प्रकार से ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आर सर्कुलेटिंग इन ब्लड, इस प्रकार से क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन जो है वो ब्लड में आपको सर्कुलेटिंग होते हुए मिलेंगे। इस कंडीशन को अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कॉजेज की बात करें तो देखिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे होगा, जब भी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होगी, जो भी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होगी, उस डिजीज के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, और CO2 जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कॉजेज की बात करें अपन तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय प्राइमरी डिफेक्ट इन द फंक्शन ऑफ लंग्स और चेंजेस इन नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न। वो सारे के सारे चेंजेस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहे हैं, लंग्स की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है, उन सारी डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अपन आगे डिस्कस करेंगे। और एनी कंडीशन दैट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे लीडिंग टू हाइपोवेंटिलेशन और डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसी कंडीशंस जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का, उसको ही क्या कर रहा है, उसको डिप्रेस कर रहा है, या हाइपोवेंटिलेशन, ऑक्सीजन कम जा रही है, वो सारे के सारे कारण क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करेंगे। अपन असेसमेंट देख लेते हैं, वो कौन कौन सी जो कारण है उनके बारे में अपन जान लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपको दे रखा है बॉक्स नंबर 9.1 में, कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कौन कौन से कारणों से होते हैं, वो सारी कंडीशंस दे रखी है। तो सबसे पहला कारण है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा में क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसकी वजह से क्या नहीं होता, CO2 जो है वो प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाती, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी। इसके अलावा जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, एटिलेक्टिसिस है, ब्रेन ट्रोमा है, ब्रोंकिटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, इन सब में क्या हो जाएगा, CO2 बढ़ता है। इन सभी रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर CO2 बढ़ जाता है, तो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है अपने को, वो है सेंट्रल नर्व सिस्टम डिप्रेसेंट। लाइक यदि इंडिविजुअल ने सेडेटिव ड्रग ले रखी है, ओपियोइड ले रखी है, एनेस्थेटिक ड्रग्स ले रखा है, ठीक है, इसके अलावा हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, प्रॉपर्ली उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो इन सब कंडीशन की वजह से भी क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। इनके अलावा एम्फाइसेमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, हाइपोवेंटिलेशन है, न्यूमोनिया है, पल्मोनरी एडिमा है, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो क्या कोज करती हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज करती है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब मोटा मोटी यही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में यदि कोई डिजीज है, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल CO2 जो है वो बाहर कम एक्सहेल कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। तो ये बात कर ली अपन ने किसकी, कोजेज के बारे में। ठीक है, ये अपन ने जान लिया कोजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है यहां पर, ये वाला, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसिड बेस इम्बेलेंस। जब भी इंडिविजुअल में एसिड बेस इम्बेलेंस होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लोजली मॉनिटर द क्लाइंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपने को मॉनिटर करना ही करना है जब भी एसिड बेस इम्बेलेंस हो। कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो, क्योंकि अल्टर्ड कॉन्शियस जो है वो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपने को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस की कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब भी एसिड बेस इम्बेलेंस होगा तो अपने को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल का अल्टर्ड मिलेगा। एंड यूज प्रोटेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी एंड मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, या लेवल जो है अपने को चेक करना है, और एबीजी रिजल्ट्स जो अपने को मॉनिटर करना है। तो अपने को जब भी पेशेंट का एसिड बेस इम्बेलेंस हो तो एक तो पेशेंट का कॉन्शियसनेस चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा अपने को जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करने हैं, और साथ ही साथ एबीजी जो रिजल्ट है, एबीजी वैल्यू जो है वो अपने को चेक करते रहना है। दिस इज द फंक्शन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपने क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे होता है। ठीक है, कंडीशंस के बारे में पढ़ा, कोजेस पढ़ लिए अपन ने, ये सारे के सारे कोजेस देख लिए। देन अपन ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो तो नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए। ठीक है, किन चीजों का, इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, वो देखा अपन ने। देन अपन आगे चलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है मैंने आपको बता दिया, कौन सी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पीएच क्या होगी, लो होगी। ठीक है, और साथ ही साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम की बात करें तो लिथार्जीनेस, कंफ्यूजन, डिजीनेस, हेडेक, कोमा। ठीक है, ये अपने को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूरो इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, फाइंडिंग अपने को मिलेगी, इसमें कोई अपने को महत्वपूर्ण इसमें साइन नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ न्यूरोमस्कुलर की बात करें तो मसल्स वीकनेस, सीजर देखने को मिलेगा। और रेस्पिरेटरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को CO2 को बाहर निकालना है, इसलिए रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ा देगा, तेज तेज रेस्पिरेशन लेगा वो। ठीक है, और तेज तेज ही वो क्या करेगा, एक्सेल करेगा। अब एक्सेल ज्यादा करेगा तो उसमें क्या होगी, CO2 जो है वो बड़ी हुई बाहर ज्यादा निकलेगी। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें इंटरवेंशंस की, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है, ठीक है, जिसके अंदर पीएच डिक्रीज है, एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है, और क्या है, CO2 बढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, मॉनिटर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सबसे पहला काम तो ये करना है। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन क्या होंगे कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देख लिया, रेस्पिरेटरी डेप्थ देख लिया, पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन देख लिया। तो ये सारी की सारी चीजें अपन आइडेंटिफाई करेंगे, किसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। ठीक है, और क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन अपन क्या कर देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। साथ ही साथ सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, क्योंकि ये क्या करेगी, पेशेंट को ब्रीथिंग में हेल्प करेगी, एक सूथिंग जो रेस्पिरेशन है वो प्रोवाइड करवाएगी। देन असिस्ट द क्लाइंट टू टर्न कफ एंड डीप ब्रीथिंग। पेशेंट को क्या करना है, टर्न करना है, ताकि वो इजीली कफ कर सके, और कफ करके, कफिंग करके वो क्या कर सके, वो अपना जो सिक्रीशंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनको बाहर निकाल सके, और जो एयरवे हो वो क्या हो सके, पेटेंट हो सके, एयरवे का पेटेंसी क्या हो सके, मेंटेन हो सके। तो ये करना है अपने को। साथ ही साथ रिड्यूस रेस्टलेसनेस बाय इंप्रूविंग वेंटिलेशन। ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, रेस्टलेसनेस नहीं होने देना है, क्योंकि रेस्टलेस की कंडीशन में क्या होगा, CO2 बढ़ेगा, पेशेंट जो है वो ऑक्सीजनेट नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी। ठीक है, रेदर देन एडमिनिस्ट्रिंग ट्रैंक्विलाइजर, कभी भी पेशेंट को ट्रैंक्विलाइजर एडमिनिस्टर नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ट्रैंक्विलाइजर जो है वो, ट्रैंक्विलाइजर जो सेडेटिव ड्रग्स हैं, वो एडमिनिस्टर नहीं करनी है, सेडेटिव ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं करनी है, ओपियोइड ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं करनी है। ठीक है, और ऐसी मेडिकेशंस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करती है, वो मेडिकेशंस भी इसको पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करवानी है। और क्या करना है, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट लाइक सक्शन है, ठीक है, ताकि सिक्रीशंस निकल सके बाहर, सक्शन करना है पेशेंट का। ठीक है,
एयरवे जो है वो क्या हो सके, क्लीन हो सके। तो अपने को क्या करना है, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। एंड प्रिपेयर फॉर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, पेशेंट को जो है वो यदि प्रॉपर्ली वो ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन अपन उसको दे रहे हैं मास्क के थ्रू या किसी भी तरीके से, लेकिन वो ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा, तो अपन क्या करेंगे, इंटुबेट करेंगे पेशेंट को, और साथ ही साथ उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है उसके साथ अपन अटैच करके उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। क्लाइंट हैज सीवियर एसिडोसिस की कंडीशन यदि है पेशेंट को, तो अपन क्या करेंगे, CO2 लेवल राइज मिलेगा इसमें अबो देन 50, तो अपन अपने को करना क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन एंड सिम्टम्स जो है अपने को वो मॉनिटर करने हैं और इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो ये जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट काम अपने को करनी है, ठीक है। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये ट्रायंगुलर वाला मैंने आपको पहले ही बताया था। If the client has a condition that causes obstruction of airway or depress the respiratory system, monitor the client for respiratory acidosis। जब भी कोई पेशेंट है उसको कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, लाइक COPD है, अस्थमा है, एटिलेक्टेसिस है, कोई भी डिजीज है, ठीक है, तो अपने को पेशेंट को क्या करना है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अपने को क्या करने हैं, साइन एंड सिम्टम जो है वो मॉनिटर करने हैं, पेशेंट का ABG एनालिसिस करना है और पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट या रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर डालना है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस।